टॉपिक कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड भी है। दूसरा, इस टॉपिक के अंदर जो मेन चीज़ है ना, वो होते हैं नॉन करंट एसेट्स के टी अकाउंट्स। एक बनता है कॉस्ट अकाउंट, जैसे सिंगल एंट्री और नॉन प्रॉफिट में हम नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाते थे ना डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वैसे यहाँ पे बनता है कॉस्ट अकाउंट और पीएफडी अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। तो एक डिस्पोजल वाली चीज़ कभी कभार सवालों में आती थी, वो अब यहाँ पे हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक हमें आज, इसका जो कंटेंट है वो आज ही ख़त्म करना है, हमें हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस आप लोग साथ साथ लिखते रहें और सुनते रहें, मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। अच्छा देखें, डेप्रिसिएशन हम किसको कहते हैं, आप सबको पता है। डेप्रिसिएशन इज़ द टोटल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट आप लोग समझते हैं ना सब, ऐसे एसेट्स जो हम खरीदते हैं एक साल से ज़्यादा टाइम चलाने के लिए, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हर साल अपनी वैल्यू लूज़ करते हैं क्योंकि वो इस्तेमाल होते हैं, ख़राब होते हैं, पुराने होते हैं, तो हर साल उनकी वैल्यू गिरती है, कम होती है। तो जो नॉन करंट एसेट की वैल्यू हर साल कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। ये सबको पता ही है ना। फॉर एग्जांपल 2025 में हमने एक एनसीए खरीदा 1 लाख रुपए का। हमने एनसीए कितने खरीदा? 1 लाख का। उसको इस्तेमाल करते रहे। एसी की एग्जांपल कर लेते ना, हमने एसी खरीदा 1 लाख रुपए का 2025 में। अब वो एसी 1 साल पुराना हो गया, तो क्या वो 1 लाख का ही है? 1 साल बाद उसको बेचने जाएंगे तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो 1 साल बाद हमें ऐसा लगा कि यार अब ये जो एसी है ना, 1 साल के बाद, यह अब हो गया है 75-80,000 का हो गया है, अब इसकी ये वैल्यू बची है 1 साल के बाद। तो 1 साल में इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई? 1 लाख से 75 कितनी कम हो गई? तो ये डेप्रिशिएट हो गया 1 साल में 25,000। हमने नहीं बेचा, हमने 1 साल और चलाया। 1 साल और चलेगा तो 75 का भी नहीं बिकेगा अब तो। ऐसे ही 1 साल बाद 75 का बिक रहा था, अब तो 2 साल पुराना हो गया, अब तो 75 भी नहीं मिलेंगे। 2 साल बाद हमें कितने मिल रहे हैं? 2 साल बाद हमें ऐसा लगा यार अब हमें ये इसके 55 मिलेंगे। तो 75 से फिर मज़ीद कितना कम हो गया है? 20,000 कम हो गया। कितने भाग गया? तो ये 20,000 का मज़ीद क्या हो गया? ये जो पहले साल 25,000 वैल्यू कम हुई एनसीए की, ये डेप्रिसिएशन है। अगले साल 20,000 कम हुई, ये भी क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? एनसीए की वैल्यू जो कम होती रहती है ओवर द ईयर्स, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारा एनसीए डेप्रिशिएट हो रहा है ना, ये फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? तो ये हम सबको पता है, डेप्रिसिएशन का मतलब नुकसान है। 1 लाख की खरीदी हुई चीज़ 75,000 की हो गई तो नुकसान हो गया ना। 1 लाख की चीज़ हमारी कितनी की हो गई है? 75, नुकसान है। तो नुकसान अकाउंट्स में क्या होता है? तो नंबर 1 डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। नंबर 2, डेप्रिसिएशन क्या करता है? नॉन करंट एसेट की वैल्यू भी, ये 2 काम करता है। डेप्रिसिएशन एक खुद क्या है? एक्सपेंस। और इसकी वजह से हमारे नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। वो आप करते हो ना, बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? कॉस्ट में से माइनस करते हैं ना डेप्रिसिएशन। तो एसेट को क्या करते हैं? इसका मतलब कम कर। तो ये 2 काम है डेप्रिसिएशन का, ठीक हो गया ये। अब सवाल ये, थ्योरी का क्वेश्चन, व्हाई डू बिजनेसेस record depreciation in accounts? सही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई डू बिजनेसेस रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स में क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड क्यों होती है, क्यों लिखते हैं डेप्रिसिएशन? इसलिए लिखते हैं, नंबर 1, एक है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से लिखते हैं हम।
लिखते रहेगा यार, साथ साथ कॉपी करते रहेगा प्लीज। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट्स शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड and liabilities should never be understated. Our business should never overstate its assets. भाई देखिए, प्रूडेंस के ना 3 पॉइंट्स हैं। एक प्रूडेंस का पॉइंट मैंने आपको तब लिखवाया था जब मैं आपको पीबीडी पढ़ा रहा था, तो वो एक अलग पॉइंट है प्रूडेंस का। डेप्रिसिएशन पे अलग पॉइंट लगता है ये वाला। क्या है ये? A business should never overstate its assets. अब सुने बात, ये कह रहे हैं बिजनेस को अपने एसेट्स ओवरस्टेट नहीं करने चाहिए हैं। ओवरस्टेट करने से मतलब क्या है? ज़्यादा ना करने चाहिए। ज़्यादा ना करने का मतलब क्या है? इधर सुने, बात सुने अब एक मिनट। ज़्यादा ना करने का ये मतलब नहीं है कि 1 लाख की खरीदी हुई चीज़ मैं 2 लाख की लिख दूं, ऐसा तो मैं लिख ही नहीं सकता। अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीज़ रिकॉर्ड होती है जिसका सबूत है। अकाउंटिंग में सिर्फ हम वो रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसका क्या है? एविडेंस है। एविडेंस के बगैर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। मैंने अभी 1 लाख रुपए की सेल कर दी, सामान बेच दिया 1 लाख का, लेकिन मेरे पास रसीद नहीं है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसे तो बगैर रसीद की चीज़ें लिखोगे तो फ्रॉड होता रहेगा, कुछ भी लिखोगे। तो अकाउंटिंग में बगैर एविडेंस के, बगैर रसीद के आप कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, पहली बात। ठीक है? ओवरस्टेट कैसे होंगे एसेट? अगर एक एसी मैंने 1.5 लाख रुपए का खरीदा है तो दुकान वाले ने मुझे रसीद दी होगी ना 1.5 लाख की। अगर हम दुकान से 1.5 लाख का एसी खरीदेंगे तो हमें रसीद मिलेगी ना 1.5 लाख रुपए की। हम उसको 2 लाख का कैसे लिख सकते हैं? जब रसीद में 1.5 लाख का है तो 2 लाख का तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। तो फिर ओवरस्टेट कैसे होगा? ओवरस्टेट का यहाँ मतलब ये है, देखें ओवरस्टेट का यहाँ मतलब क्या है? ओवरस्टेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 1.5 लाख रुपए का एसी खरीदा, हाँ खरीदा 1.5 लाख का एसी। 1 साल बाद भी हम कह रहे हैं 1.5 लाख का है, 2 साल बाद भी कह रहे हैं हम 1.5 लाख का है, 4 साल बाद भी कह रहे हैं हम ये 1.5 लाख का है। ऐसा कैसे हो सकता? हाँ हम नहीं, हमने खरीदा है 1.5 लाख रुपए का, ये बात सच है, 1.5 लाख का खरीदा है, लेकिन 4 साल बाद भी क्या वो 1.5 लाख का ही है? 4 साल इस्तेमाल हो गया, पुराना हो गया, ख़राब हो गया, अजीब बुरी हालत में आ गया, 1.5 लाख का कैसे हो सकता है? वो 1.5 लाख का तो नया था। इसका मतलब हम यहाँ पे एसेट को क्या कर रहे हैं? ओवरस्टेट कर। 2 साल बाद वो 1.5 लाख का नहीं हो सकता, 3 साल बाद वो 1.5 लाख का नहीं हो सकता। हाँ खरीदा होगा आपने 1.5 लाख का, 4 साल बाद भी वो 1.5 लाख का है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसको ओवरस्टेट कर रहे हैं। क्यों ओवरस्टेट हो रहा है ये? क्योंकि हम इसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको हर साल डेप्रिशिएट करें तो फिर ये ओवरस्टेट नहीं होगा। तो अगर हम इसको, हाँ भाई 1.5 लाख का खरीदा हमने, ठीक है, 1 साल बाद एक 10 का रह गया, 2 साल बाद 90 का रह गया, अब कितने का है ये? फॉर एग्जाम्पल 45 का है। हाँ अब वैल्यू सही है। क्यों आ रही है वैल्यू सही? अब हम इस पर हर साल क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। चाहे SLM करें चाहे RBM करें, डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। डेप्रिसिएशन लगती रहेगी, एसेट ओवरस्टेट नहीं होगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने ये कहा ना कि एसेट ओवरस्टेट ना करो। तो एसेट ओवरस्टेट कब नहीं होंगे? जब वो हर साल प्रॉपरली डेप्रिशिएट होंगे, तो फिर वो ओवरस्टेट नहीं होंगे। तो हमें डेप्रिसिएशन इससे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ताकि एसेट ओवरस्टेट ना हो, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अ बिजनेस शुड नेवर ओवरस्टेट एसेट। एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे नहीं होंगे? डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारे एसेट ओवरस्टेट ना हो। दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैचिंग कॉन्सेप्ट ना सारे एक्सपेंसेस पे लगता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे नहीं लगता। बैड डेट पे भी लगेगा, रेंट पे भी लगेगा, वेजेस पे भी लगेगा, हीट एंड लाइट पे भी लगेगा, सब पे लगेगा। तो जो क्या कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो सारे एक्सपेंसेस को कवर करता है।
ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अ बिजनेस शुड मैच all its expenses against the incomes it has earned over the period. आप सारे खर्चे लिखो, तो डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, वो भी लिखना पड़ेगा। सही है? इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, थर्ड। सुने, थर्ड है देखिए, थर्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है? अ बिजनेस